नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। आज गोष्ठी का कारवां आ पहुंचा है राजस्थान के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक माउंट आबू में, जहां रेडियो मधुबन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में महिलाओं का स्तर कितना बदल रहा है और आज भी उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं पद्मा कांवर जी, जो कि प्रधान है पंचायत समिति में रेवदर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही दीदी सुदेश जी, जो कि डायरेक्टर ऑफ ब्रह्म कुमारीज हैं यूरोपियन सेंटर में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इन सबका साथ देंगी ऋचा जी, जो कि डायरेक्टर हैं जन चेतना संस्थान में आबू रोड पर। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन सब के अलावा हमारे साथ फोन लाइन पे श्रोता भी जुड़ेंगे, जो बीच में चर्चा में भाग लेंगे। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। आखिर महिला सशक्तिकरण होता क्या है? मैं आपसे जानना चाहूंगी पद्मा जी, क्या लगता है क्या होता है महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण की महिलाओं में जो अवेयरनेस खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो उनके मौलिक अधिकारों को पूरा कर सके, ये सब चीज़ों में महिला इतनी पिछड़ी है। इस पर हम कुछ काम कर ले तो महिला सशक्तिकरण कहलाएगा। जी अच्छा, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहती हैं? हाँ जी, जैसा उन्होंने बताया मौलिक अधिकारों की बात की, तो ना सिर्फ अवेयर हों वो, और वो स्टेटस को एंजॉय कर सकें हमारे देश की, खास तौर से राजस्थान की और उन ग्रामीण आदिवासी इलाकों की बहनें जो जागरूक भी हों, संगठित भी हों और अपने अधिकारों को ले सकें और एंजॉय कर सकें। अच्छा सुदेश दीदी, जैसे इन दोनों ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की परिभाषा ये है कि आत्म जागरूक होना, एक दूसरे को समझना और अपनी शक्तियों को पहचानना। आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी सरस्वती है। अब तक नारियां, बाकी जो हमारी सनातन नारियां हैं, उनकी पूजा कर रही हैं, परंतु ये भूल गई हैं कि वो हमारी ही तो मूर्ति है। हमको अभी चैतन्य में वो बनना है। अब तक हमने चित्र और चरित्र को पूजा है, अभी स्वयं अपने चरित्र को और चित्र को ऐसा बनाना है, अपने जीवन को ऐसा बनाना है। उसके लिए चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट की इच्छा है, बच्चे रेस्पेक्ट करें, हस्बैंड रेस्पेक्ट करें, परिवार वाले, पड़ोसी सब स्वीकार करें, पर जब तक स्वयं में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो रेस्पेक्ट ही तो रेस्पेक्ट को आकर्षित करती है। तो इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब कि जो उनकी अपने अंदर त्याग की भावना है, अपने अंदर सेवा की भावना है, अपने अंदर दूसरों की भलाई करने की भावना है, उस भावना को वैल्यू देवें। ऐसे नहीं कि सिर्फ दूसरे नहीं देते इसलिए हम भी नहीं देवें। तो मौलिक अधिकार दूसरों से लेने के पहले अपने जो मौलिक संस्कार हैं उस पर अपना अधिकार रख के व्यवहार में लाएं। अच्छा, उसको सशक्तिकरण कहते जी। हैं। अच्छा ऋचा जी, जैसे इन्होंने कहा कि अपने व्यवहार में मौलिक अधिकार को शामिल करें, क्या लगता है महिलाओं का स्तर कितना बदला है या आज भी बदलने की ज़रूरत है? ये त्याग, करुणा, ममता जो संस्कार के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं के ऊपर मैं तो कहूँ लादे गए हैं या निभाते जा रहे हैं हम लोग, क्या ये सब पुरुषों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है? और दूसरी बात, हमको ज़रूर सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हमको खुद से रिस्पेक्ट हम लेंगे, जैसा सुदेश दीदी ने बोला कि तभी वो हम गेन भी कर सकते हैं। समाज भी बदल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते इस तरह से रच और बस गई हैं हमारी बहनों में, महिलाओं के अंदर, कि वो उसको या तो संस्कार मानने लगे हैं, या तो संस्कार नहीं तो कंडीशनिंग इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अभी रोल्स भी बदल रहे हैं और महिलाएं जागरूक हो रही हैं, संगठित हो रही हैं, अलग अलग क्षेत्र में आगे भी आ रही हैं। लेकिन बहुत सारी बहनों के साथ में अपने व्यक्तिगत जिंदगी और हर एक संघर्ष छुपा है हर आगे आने वाली महिला के पीछे। अच्छा पद्मा जी, जैसे इन्होंने बोला हर महिला के पीछे एक संघर्ष छुपा है, और जब महिला घर से बाहर निकलती है कोई आसान बात नहीं है। क्या अनुभव है आपका और क्या कहना चाहती हैं इस पर? मैं सबसे पहले सरपंच बनी, तब मैं आम महिलाओं जैसी थी कि कोई बताए ऐसे कर लेना, पूछ के करना, और साइन राय लिए बिना नहीं करना। पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को ये लोग कुछ नहीं गिनते, ये बात सत्य है। जब तक ये आपको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं
कि ये महिला दबंग है, तब तक तो ये आपको दबाने की कोशिश करेंगे। अधिकारी लोग हमें बैठने के लिए सीट नहीं देते, पर जब मालूम पड़ा है कि ये महिला दबंग है, खुद के लिए काम कर सकती है, तो हमें सीट मिलती है। तो ये चीज़ तो है फैक्ट। यानी कि आपको अपने अधिकार के लिए खुद लड़ाई करनी पड़ेगी, सामने आना पड़ेगा। अच्छा दीदी, जैसे अभी आपने बताया था कि महिलाओं में एक त्याग का फैक्टर होता है, एक केयर का फैक्टर होता है, जो उनको खुद निखारना पड़ेगा और उसको खुद समझना पड़ेगा। और इन्होंने उसके विपरीत थोड़ा सा बोलना कि उन्होंने कहा कि सिर्फ यही सत्य नहीं है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, मेरी त्याग की भावना का मतलब ये है, यानी वास्तव में देखा जाए तो उसमें आत्मबल है। कोई भी चीज़ के लिए वो शक्ति, ये भी शक्ति है कि अपने दूसरे के कल्याण के लिए बलिदान दिया है। त्याग की भावना में मुझे याद आ रही है पन्ना देवी, अपने बेटे का त्याग कर रखे, अपने बेटे की बलि चढ़वा के राज्य की रक्षा की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई के पास इतना बल था, यानी आत्मिक बल था, तब तो वो विदेशियों से लड़ सकी। बिल्कुल। हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में अगर देखा जाए तो मैं जब त्याग की बात करती हूँ तो अपने स्वार्थ का त्याग करने वाली है। और जो आत्मा अपने स्वार्थ का त्याग कर सकती है वो दूसरों का कल्याण कर बिल्कुल सकती सही बात है कि इस बात त्याग से की मेरा बात भी है, त्याग की भावना है, केयर की भावना है, तो अधिकार की क्यों नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पर्दा प्रथा जैसा जो एक अधिकार होना चाहिए कि आपकी चॉइस होना चाहिए कि आपको पर्दे में रहना है कि नहीं रहना है, क्या लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है? पद्मा जी, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, आप बताइए। मतलब मैं पर्दा प्रथा को बिलोंग करती हूँ। जब मैं राजनीति में नहीं आई और सबसे पहला मेरा फंक्शन था, सरपंच थी, तब मैं पर्दा करके आई थी, घूंघट निकाल के आई फंक्शन में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कृपया आप भले थोड़ा आगे ओढ़ लो लेकिन घूंघट मत निकालो। राजनीति और ये घूंघट प्रथा, ये दोनों नहीं साथ चल सकता। जब आप खुद ऐसा करेगी तो दूसरों को क्या कहेंगे। तब से मैंने पर्दा त्याग दिया है और कई महिलाओं को कह रही हूँ कि आप भी मत करो। मर्यादा बहुत तरह की है, सम्मान बहुत तरह का है। ये पर्दा प्रथा किस परिस्थितियों में हमें अपनानी पड़ी वो भी अलग चीज़ है, अब हमें क्यों करनी है। और मुझे बहुत लोगों की जो क्रिटिसाइज भी सहन करनी पड़ती है, पर मैं इसकी परवाह नहीं करती। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। अच्छा सुदेश दीदी, जैसे इन्होंने कहा कि इनको आगे से लिबर्टी मिली, इनके परिवार ने इनको सपोर्ट किया तो इन्होंने पर्दा नहीं किया। फिर वही बात आती है कि परिवार सपोर्ट करे, कोई सपोर्ट दे तो हम अपने अधिकार को समझें या हम अपनी मन मर्जी करें। क्या लगता है कि ये वाजिब है बात? अब यहाँ मन मर्जी की बात नहीं, ये है अपने अंदर की दृढ़ता और अगेन सेल्फ रेस्पेक्ट की बात। मैं अपनी बहनों और माताओं से पूछना चाहूँगी, कोई ऐसी देवी, दुर्गा, अम्बा, शक्ति, लक्ष्मी, शीतला, जो भी देवियाँ हैं, महाकाली, दुर्गा, किसी ने घूंघट निकाला हुआ है? तो अगर हम शक्ति का सशक्तिकरण करना चाहते हैं और उनका अनुकरण करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये भावना रहनी चाहिए कि कोई घूंघट से मुझे किस चीज़ को छिपाना है। मुझे चरित्र का बचाओ, अपनी दृष्टि का बचाओ, अपनी दिव्यता का बचाओ। बाहर के पर्दा रखने से नहीं होता है, अंदर की शक्ति, आत्मबल, रूहानियत से होता है। तो इसीलिए अपने अंदर इंसानियत के साथ रूहानियत और शक्ति के आधार पर निर्भयता की शक्ति चाहिए। आत्मा में अपनी इतनी शक्ति हो जो दूसरों को देखते ही, किसी देवी को देख के किसकी दृष्टि खराब नहीं होती। तो जब देवियों को देख के किसी दृष्टि खराब नहीं होती तो नारी को अपनी रक्षा करने के लिए पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। इस पर हम और चर्चा करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में महिलाओं का स्तर कितना बदल रहा है और आज भी उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं कि महिला खुद सशक्त हो, खुद अपने जागरूक हो, खुद अपने अधिकारों को पहचाने। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक सास अपनी बहू को कहेगी, देखो ससुर जी के सामने पर्दा रखना, बाहर जा रही हो तो ध्यान रखना। माँ खुद अपनी बच्ची को समझा के भेजती है। क्या आपको नहीं लगता कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जा रही है प्रथा जो है, ये महिला ही आगे भेज रही है? तो इसमें क्या तोड़ हो सकता है? आप कुछ क्या हाँ जी, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, जो नारीवाद का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसमें ये बहुत
पितृसत्ता का पुराना जुमला है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हैं और वो कई सारी चीज़ों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाती हैं। यहाँ पर मेरा ये कहना है कि ये एकदम बहुत ही फौरी सोच का परिणाम है। इस किस्म का स्टेटमेंट मेरे अनुभव और मेरी नज़र में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई महिला महिला की दुश्मन होती है। वो पूरा जो ये ताना बाना है, ये सारा पितृसत्ता का खेल है, जो परिवार, समाज और वहाँ से उठकर देश के जो अलग अलग नीतिगत भी जिसमें शामिल हैं, वहाँ तक जाकर ये शामिल होता है। इसमें धर्म भी आ गया, इसमें संस्कृति भी आ गई। तो अगर कोई महिला ऐसा कर रही है तो वो उस पितृसत्ता के प्रभाव में होकर ये सारी चीज़ें करती है और ऊपरी तौर पर लगता है कि ये महिला ही महिला की दुश्मन है। एक चीज़ मैं बताऊंगी इसमें, मैं गांव में रहती हूँ। अब महिला बहुत मन मर्जी से चल सकती है, मैंने देखा है। ग्रामीण महिला भी चलती है, पढ़ी लिखी महिला भी चलती है। बीच वाला जो जनरेशन है वो रूढ़ियों को ओढ़े रखा है। और जो आजकल की लड़की है वो उसने पर्दा प्रथा त्याग दी है, उसने किसी की परवाह नहीं की। बातें करने वाले बातें भी करते हैं और कोई कुछ भी करे, लेकिन वो अपनी मन मर्जी से कर रही है, तो पर्दा तो जाएगा ही। अच्छा, इसके अलावा हम राजस्थान पे अगर नज़र डालें तो महिलाओं का स्तर कई क्षेत्रों में बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा है। अगर हम सेक्स रेशियो भी देखें तो उसमें भी पुरुष की गिनती ज़्यादा है। फीमेल फिटिसाइड जैसे प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। साथ में चाइल्ड मैरिज जैसी एक समस्या है जिससे राजस्थान जूझ रहा है। क्या लगता है आज भी महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर अगेन वही बात आ गई कि जो पितृसत्तात्मक सोच है वो ये चीज़ को बढ़ावा देती है कि बेटा होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, और बेटे को प्राथमिकता कई तरीकों से दी जाती है। वो फिर वहाँ पर जाकर अपने गर्भ में लिंग की जांच करवाते हैं और बेटी होने पर उसको ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको उदाहरण देती हूँ हमारे यहाँ के आदिवासी इलाकों का। 10 साल पहले तक वहाँ का जो लिंग अनुपात है तमाम दूसरे समाजों से ज़्यादा था और पिछले ये 1 दशक का ट्रेंड बता रहा है। पूरा हमारा जो साउथ राजस्थान का बेल्ट है वहाँ पर आदिवासी इलाकों में भी ये अनुपात खराब होता जा रहा है। तो ये सोच आ रही है कि एजुकेटेड होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर वो जो 2 चाइल्ड नॉर्म है उसमें भी 1 बेटा 1 बेटी, उस तरफ वो उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। आंकड़े दिखा रहे हैं कि जहाँ वेल्थ भी है और शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है, वहाँ ये डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, काफ़ी तरह के यहाँ पर अभियान और आंदोलन चल रहे हैं और कई तरीक़ों से सरकार भी प्रयास करती रहती है। सरकारें कि कभी ये सर्व शिक्षा अभियान के साथ में वो जोड़कर उसको चलाते हैं जो शिक्षा और अनुपात दोनों को लेकर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अपने तरीके से करता है, कभी कुछ अच्छे ऑफिसर्स होते हैं तो वो अपने तरीके से इनिशिएटिव लेकर इसको सुधारने का काम करते हैं। अच्छा सुदेश दीदी, जैसे हम बात करें कि महिला को सशक्त होने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आज की डेट में, और आपको क्या लगता है कि जैसे आप क्योंकि विदेश में रहती हैं, आप वहाँ की महिलाओं से भी रूबरू होती हैं, यहाँ का भी आपको स्तर पता है, क्या लगता है कि कितनी अभी गैप है हमारे बीच में? वहाँ की महिलाओं को एक्चुअली वहाँ जैसे ये बताया ना, ये पितृ समाज से मिली हुई संस्कृति है कि लड़की ही होनी चाहिए, लड़का भी होना चाहिए, परंतु वहाँ इस प्रकार की संस्कारों में नहीं है। बेटी हो या बेटा हो, दोनों के लिए मेजॉरिटी इस हिसाब से जब बच्चे हैं माँ बाप को इस प्रकार का नहीं है। परंतु धीरे धीरे क्योंकि नेचुरली पुरुष समाज प्रधान होने की वजह से जॉब में वो पूरी नहीं मिलेगी, पे उतनी नहीं मिलेगी, उसी प्रकार का उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। बड़े होने पर फिर वो पुरुषत्व जो है उसका प्रभाव जांचती है। शुरू में महिलाएं, वहाँ पर भी बहुत महिला आंदोलन होते रहे हैं। अभी धीरे धीरे ये समझ में आने लगा माताओं को कि हमको अपने आप अपना कर्तव्य है, क्योंकि फील्ड में बढ़ते चले जाएंगे और अपनी विशेषताओं को यूज़ करेंगे तो इक्वालिटी ऑटोमेटिकली आती जाएगी। अभी चाहे राजनीति में है तो भी महिलाएं हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स में है तो भी महिलाएं हैं, चाहे परिवार समाज में है तो भी महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं। तो इस वहाँ पर भारत के कॉन्ट्रास्ट में तो बहुत फ़र्क है, परंतु फिर भी अभी ऐसा नहीं कहेंगे कि महिला को सेकंड दर्जे में नहीं देखा जाता। हर जगह देखा जाता है। इस पर मैं इसमें कहना चाह रही हूँ मैम कि जो ग्रामीण परिवेश में ये चीज़ें ज़्यादा है, जहाँ शिक्षा का अभाव है, जो शिक्षा मिल रही है वो भी क्वालिटी वाइज नहीं है।
बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, बच्चे मतलब 8वीं के बच्चे भी जवाब नहीं दे सकते, मतलब पहली दूसरी के जो अच्छे स्कूलों वाले कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में ये भी नहीं कर सकते। यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी क्वालिटी है। बिल्कुल है नहीं जी, इस पर हम रुकते हैं आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? मैडम मैं अनिल विश्वकर्मा गांधीनगर आबू रोड से बोल रहा हूँ। जी अनिल, अपना सवाल पूछिए। सरकार तो बहुत प्रयत्न कर रही है बच्चों को पढ़ाने का, पर करके इनके माता पिता नहीं भेजना चाहते। क्या करना है बोले पढ़ा के, कल को घर की लड़की की शादी होगी, घर चली जाएगी, अपनी ससुराल चली जाएगी। ये माता पिताओं को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल अपना सवाल पूछने के लिए। अनिल ये जानना चाहते हैं कि जैसे आदिवासी क्षेत्र में आज मेंटालिटी ये है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। वो ये सोचते हैं कि अरे इसने तो शादी करके घर चले जाना है, दूसरे घर जाएगी, तो इसे घर का काम सिखाओ बजाय इसके कि इसको शिक्षा दो। तो क्या लगता है इसमें क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? मैं पूछती हूँ कि आप बच्ची को क्यों नहीं भेजते, तो कई लोग कहते हैं कि अब बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी को कहाँ भेजे। कई जगह कहते हैं कि अब देखो भाग रही है लड़कियाँ, तो कौन आप छुड़ाओगे, आप बीच में आओगे, हमें ये जवाब भी मिलता है। तो कुछ मेंटालिटी जो है वो तो आज भी है ग्रामीण क्षेत्रों में। और आदिवासियों में तो मैं समझती हूँ कि इनको ये जिज्ञासा ही नहीं है पढ़ने की, उनको कोई महत्व ही मालूम नहीं है कि न तो इनके माँ बाप को मालूम है न बच्चों को मालूम है। अच्छा ऋचा जी, क्या आप इस बात से बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि ये एक मिथ है कि आदिवासी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि आप वहाँ जाकर देखो जो इनका पूरा स्कैटर्ड हाउसिंग होती है, उसके बावजूद भी 4-4 किलोमीटर पैदल चला के छोटे छोटे बच्चों को ये स्कूल भेजते हैं, और उस स्कूल में भेजते हैं जहाँ टीचर के आने का और जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। वो उस स्कूल में उन बच्चियों को भेजते हैं जहाँ पर कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ टॉयलेट्स नहीं है। मतलब बहुत सारे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं कि आदिवासी इलाकों में क्यों नहीं बच्चियाँ जा पा रही हैं। और ये नया जो राइट टू एजुकेशन आने के बाद में जितने अभी प्रयास हो रहे हैं, मतलब काफ़ी बदलाव आता जा रहा है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस जो मैंने आपको बताया कि क्वालिटी एजुकेशन की बात है, टीचर का और प्यूपिल रेशो है, उसकी बात है। आप देखिएगा ना, जितना शहरी इलाकों के आसपास के स्कूल हैं वहाँ पर तो 50 बच्चों के ऊपर 4 टीचर्स मिल जाएंगे, और कहाँ 200-200 बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, और वहाँ पर 1 या 2 टीचर होते हैं, सिंगल स्कूल टीचर हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। तो मतलब ये मुद्दों को ऊपर हम गौर किए बिना हम ये कह दें कि आदिवासी पढ़ाना नहीं चाहते या वो बच्चे लोग को स्कूल नहीं भेजते हैं, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं जानते, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यानी कि तो कहीं ना कहीं व्यवस्था ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो आगे नहीं भेजते हैं, बिल्कुल डरते हैं। नहीं, मतलब हम मोटा कारण स्कूल है। में जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के जो रजिस्टर में आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े होते ही नहीं है। हम मीटिंगों में आंकड़े देखते हैं, इवन एनजीओ से भी देखते हैं, टीचर हमारे स्टाफ से, ऑफिसर से, सबसे देखते हैं। जब वास्तविक स्थिति ये है कि इसमें से बहुत गड़बड़ियाँ चल रही है, आंकड़े भी ऊपर से ही नहीं जा रहे। ये तो सही बात है, मैं तो इनके साथ एग्री कर रही हूँ, लेकिन मेरा वही कहना है कि ये ऐसा क्यों होता है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं, ना कि ये कारण है कि वो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते या माँ बाप स्कूल को नहीं। बच्चे बीच में खेलने भी चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अगर व्यवस्था ठीक नहीं है, टीचर्स का आने का टाइम नहीं है, जाने का टाइम नहीं है, तो बीच में बच्चे अगर फ्री हैं तो वो ऑब्वियसली अपना मौका लेंगे। खैर, इस पर हम और चर्चा करते हैं, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में महिलाओं का स्तर कितना बदल रहा है और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी सारी चर्चा की कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं के सामने, कितनी चुनौतियां हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिला को सशक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से ठोस कदम है जो उसको सशक्त बना सकते हैं। आप पद्मा जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी? मैं महिलाओं के लिए तो अभी कुछ महिलाएं जो आगे आई है वो राजनीति में आके बहुत आगे आई है। जो रिजर्वेशन है वो पूरा होना चाहिए, सिर्फ पंचायती राज तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में एक महत्वाकांक्षा जागती है, उनको एक स्पेस मिलता है कि अपनी कार्यकुशलता बताने का। और मुझे लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी के लिए आज भी बहुत से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं 10 साल से सोच रही हूँ कि हमें काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में करना है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी जो अब जो शिक्षा के लिए कर रही है, इसमें मुझे बहुत कमियां लग रही है। जी,
योजनाएं तो बहुत है, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंट की बारी आती है तो फिर कमियां आ जाती है। गांव में बच्चियां पढ़ना चाह रही हैं तो स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं, हमारे रेवदर में कॉलेज नहीं है, तो 35 किलोमीटर जाना है। मेरी एक बच्ची ने साइंस छोड़ दी क्योंकि शाम को 6 बजे कोई बस नहीं मिलती। सरकार ने बच्चियों को बस में फ्री, पर बस जाए तो फ्री जाएगी ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब चीजें हैं, घोषणाएं हो रही हैं, नाम से हो रहा है, लेकिन बस ही नहीं है। मैं 10 साल से कोशिश कर रही हूँ कि इंटीरियर एरिया में आप बसों की सुविधा करें। यानी कि आप कहती हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी पॉलिसीज में सिस्टम में बहुत कमियां हैं। वो मतलब कोई भी, मतलब मैं तो समझती हूँ कि एक ही करे पर पूरा करे। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम बात करें कि ट्राइब्स में आपने कहा आदिवासी वर्ग में भी महिलाएं सशक्त नहीं हैं, ग्रामीण इलाकों में आपने कहा सशक्त नहीं है, आपने कहा कि आज भी विदेशी महिलाओं से तो हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। क्या ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जो हम महिलाएं रखें और शायद अपने आप को सशक्त महसूस करें? क्या लगता है इसमें क्या और होना चाहिए? हम लोग एक गीत अक्सर गाते हैं, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो ज़माना बदलेगा। तो उस तरह से कैसे बदलेगा? तो कुछ कुछ ये स्टेप्स हैं कि जागरूक हों, संगठित हों, शिक्षित हों और अलायंसेज अपने बनाएं। उसके बाद फिर चाहे अभियानों के जरिए, चाहे पॉलिसी एडवोकेसी, चाहे सामाजिक परिवर्तन, बदलाव होगा। एक नई दुनिया तो मुमकिन है। जी। अच्छा, आप दीदी क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि खुद को जाने, किस तरह से और बेहतर जान सकती है महिला अपने आप को? तो पहली बात तो महिला को ये अपने अंदर जो संस्कार है ना, मैं महिला हूँ, ये मेरा बाहर का रूप है। जैसा तुलसीदास जी ने कहा, ढोल गवार शूर पशु नारी, ये पशु से सब ताड़न के अधिकारी, या ये तो पैर की जुत्ती है, या ये तो थर्ड स्टैंडर्ड है, जो भी है। पुरुषों ने ऐसा कहा। उस समय नारी ने सिर्फ अपने आप को नारी समझा, परंतु वास्तव में अगर आध्यात्मिक शक्ति, अगर हम सशक्तिकरण जब कहते हैं तो शक्ति शरीर की नहीं है, शक्ति सिर्फ दिमाग की नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। और उस आध्यात्मिक शक्ति में आत्मा जो है, न नर है न नारी है, आत्मा इटसेल्फ शक्ति है। इसलिए लक्ष्मी नारायण, सो मैं खाली लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं नारायण भी हूँ। अब उसको नारी को खुद काली बनना होगा, मैं की बकरी बलि चढ़ाने के लिए। काली पर बकरे की बलि चढ़ती है, जब तक काली नहीं है मैं क्या करूं, बकरीपन की बलि नहीं चढ़ाई, वो शेर पर सवारी नहीं कर सकती, यानी निर्भयता की शक्ति उसमें नहीं आ सकती। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन का चक्र उसके पास रहे, स्वादर्शन चक्र, यानी मैं अपना दर्शन, क्या जैसे दूसरा मेरा दर्शन कर रहे हैं, कमज़ोर है, वीक है, अबला है, क्या मैं वो खुद ही दिखा रही हूँ? मैं खुद दिखा रही हूँ या मैं वो हूँ? उसके लिए आध्यात्मिक अभ्यास चाहिए। शेर का बच्चा ये मेहनत नहीं करता कि मुझे शक्तिशाली बनना है, उसको, मछली को ये मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मुझे तैरना है, वो स्वाभाविक संस्कार जागृत होता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि पुरुष प्रधान रहे, वो हैं, सहयोगी हैं, उनकी अपनी प्रधानता है, शक्तियों की अपनी महानता है। भले वो प्रधान बन करके रहें, महान कौन, दिव्य कौन, घर का आधार माताएं हैं। वुमन इज विजडम ऑफ मैन। अच्छा पद्मा जी, जैसे ये सब बात चल रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में कि आप अपनी शक्ति खुद पहचाने, खुद आप जिस तरह से चाहती हैं, एक मिरर हैं हम लोग, हम जैसा चाहेंगे कि कोई हमें देखे हम वैसा दिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम एक आम समाज में कदम रखते हैं, जहां हम महिलाओं से बात करते हैं, वहां देखते हैं उनकी हालत देखते हैं, क्या लगता है कौन से ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जिसे अपनाकर वो सशक्त हो सकती हैं? जैसे आपने शिक्षा बोला, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें अगर वो शिक्षित नहीं भी हैं तो भी अपनी आजीविका कमा सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। क्या लगता है, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी इसमें? हाँ, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाह रही हूँ मैम कि जो सरकार है जी, वो महिलाओं के लिए लघु उद्योग शुरू कर रही है, लेकिन इसमें इतनी सारी पाबंदियां हैं, इतने सारे काम करने पड़ते हैं कि महिला जा ही नहीं पाती। यहाँ से वहाँ ले जाओ, ये टेबल से वो टेबल, ये टेबल वो टेबल, तो महिला सोचती है कि इससे बेटर कि मैं करूँ ही नहीं। तो ये सरल बनाना चाहिए। अच्छा ऋचा जी, हर चीज़ हम सरकार पे डाल रहे हैं, लेकिन महिला को खुद की पहचान कराना खुद से कि वो कम नहीं है, जैसे आपने कहा कि वो शक्ति है, इस तरह के कुछ और मोटिवेशन आपको लगता है कि महिलाओं को देने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, पॉलिसीज़ हैं, कानून हैं और स्कीम्स हैं, जिससे कि महिलाओं को
आगे लाने की बातें हो रही है। एक तो सिस्टम में इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा, मैकेनिज्म बिठाने पड़ेंगे, और जो बहनें ये कर रही है उनको क्या तकलीफ़ें हो रही है तो कुछ ग्रीवियंस रिड्रेसल का एक तरीका करना पड़ेगा, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। और एंटरप्रेन्योरशिप है और शिक्षा के क्षेत्र में है, तो अलग अलग फ़ायदे लेकर और उसको करें। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, मैं सुश्री नवली कुमारी ग्रासिया, बेड़वा कला। नवली जी, अपना सवाल पूछिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला के लिए मतलब सरकार से बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, मतलब योजनाएं निकलती हैं। वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी योजना है जैसे कि महिलाओं को उनसे फायदा मिले। नवली जी का सवाल है, वो ये कह रही हैं कि वो जानती हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनके आसपास ऐसी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन वो इन पॉलिसीज़ का किस तरह से लाभ उठाएं, किस तरह से उसका फ़ायदा उठाएं ताकि वो सशक्त हो सकें। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगी ऋचा जी? जी, जैसे मैंने अभी कहा था कि जागरूकता है उसको, नवली कुमारी जैसा कह रही हैं कि वो जानती हैं, स्कीम्स के बारे में पता है, तो फिर वो जो प्रक्रिया है, कोई भी आवेदन करना है, वो कुछ काम करना चाहती हैं, तो वो अपना पंचायत के ज़रिए उस आवेदन को आगे करें। फिर पंचायत समिति है, वहाँ पर आकर अगर कुछ समस्या आती है तो फिर वो जो मंच है जहाँ पर बोलना है, शिकायत करना है, वहाँ पर करें। अभी का सुनवाई का अधिकार इतना अच्छा एक अधिनियम हमारे राजस्थान में आया है, उसको उपयोग में करें अगर कुछ समस्या है तो। और इसके साथ ही संगठन बनाए, उनसे जुड़े, तो ये एक प्रक्रिया ना सिर्फ नवली के अपने लिए बल्कि उसके जैसी और लड़कियों और महिलाओं के लिए भी बहुत मददगार हो सकती। अच्छा सुदेश दीदी, आप इसमें कुछ कहना चाह रही हैं? संगठन में जाने से पहले यही फिर से वही बात आती है, अपने अंदर इतना दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए कि मुझे करना ही है। और जब हमारे पास अपने करने की भावना है तो एक कदम हिम्मत का होता है, 1000 कदम मदद के मिल जाते हैं। एम से ही ऑब्जेक्ट के बाद हम उसको प्रैक्टिकल में, एक्शन में लाते हैं। तो सिर्फ थिंकिंग नहीं, सिर्फ प्लानिंग नहीं, सिर्फ ड्रीम नहीं, परंतु उसके लिए डिटर्मिनेशन और एक्शन चाहिए, तो फिर सहयोग ज़रूर मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब समय का अभाव है, इसलिए हमें चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। तो आज की गोष्ठी में यही बात सामने आई है कि महिला सशक्त हो सकती है, ज़रूरत है जागरूक होने की, अपनी शक्ति को पहचानने की और डिटर्मिनेशन की, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति डिटर्मिन्ड हैं, आप उसे हासिल करना चाहते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली गोष्ठी में फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।